जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम की। यानी कि आपका जो सीबीटी 1 एग्जाम है 2025 में होने वाला है, यानी कि अप्रैल या मई के आसपास आपकी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि वर्ष 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जिसके एग्जाम 2021 में हुए हैं, उसके जो ओरिजिनल आंसर की है वो आपके लिए लेकर आए हैं और उसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है। ये आपके लिए इतना हेल्पफुल रह सकता है कि जितना कि मेरे लिए 2021 के एग्जाम में रहा था, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए। ठीक है। और इसी प्रकार मैंने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर किए थे। यदि आप एनटीपीसी, ये स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए है कि यदि आप एनटीपीसी की किसी भी सीरीज को करते हैं, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, लेवल 1 2 3 4 5 6 किसी का भी हो, लेकिन आपके लिए इतना फायदेमंद रहेगी ये कि आप ग्रुप डी एग्जाम आसानी से निकाल देंगे। क्योंकि दोस्तों, सीबीटी 2 जब एग्जाम हुआ था उसके बाद आपका लेवल 1 ग्रुप डी एग्जाम भी हुआ था, और सीबीटी 2 एग्जाम देने का फायदा मुझे किस में मिला था? लेवल 1 में। तो आप भी घबराएं नहीं और इसकी तैयारी करें। ठीक है। आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। तो आप इसकी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि ग्रुप डी के भी एग्जाम एनटीपीसी के बाद ही होने वाले हैं। तो आप अभी से ही इनकी तैयारी में लग जाए, क्योंकि रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है वह प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। तो देखिए, ये 13/1/2021 की आंसर की है, सीबीटी 1 यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 उसकी है। अब देखिए, इसमें कहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई प्रश्न श्रेणी के स्थान पर, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए, 9, 36, 144 और डैश। अब ये 9, 36, 44, अगला अक्षर क्या होगा, यानी कि अगला नंबर क्या होगा? देखिए, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 3 का। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। तो अगला क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इनमें हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 675 किसी का नहीं, 657 किसी का नहीं, 576 24 का है, और 756 किसी का नहीं। तो देखिए, ये यानी कि जैसे हम इसको सोल्व करें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो ये 576 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कहा है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला, जो आपकी ये है डिटेक्टर मल्टी वेवलेंथ, ठीक है, इसकी जो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी ये आपकी स्थापित की गई है, तो ये कहाँ पर की गई है? इसको किस नाम से जाना जाता है? ये है एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर थे? यानी कि नाभिकीय रिएक्टर आपके जो ये परमाणु भट्टी होती है जिनसे विद्युत यानी कि ताप उत्पन्न की जाती है। ठीक है। तो 2020 की जो जानकारी के अनुसार है, तो इनकी जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी? 22। तो 2020 में ये कितने थे? टोटल 22। ठीक है। तो 22 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि ये आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है कि 1000 लड़के, बॉय कितने हुए? 1000, और 600 लड़कियां, तो गर्ल्स कितनी हुई? 600। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक परीक्षा में भाग लेते हैं, चलो, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है हमें। तो देखिए, यानी कि इसने कहा कि 40% लड़के पास होते हैं और 35% लड़कियां, और हमको फेल की वो बतानी है, यानी कि 100% तो टोटल कैंडिडेट होंगे, उनमें से 40% पास हुए तो 60% फेल होने, तो इसका 60% निकाल देंगे। ठीक है। इसका हम 60% निकाल देंगे। इसी प्रकार इसका हम 35% पास हुए तो 65% फेल हुए, इसका 65% निकाल देंगे। तो इसका जब हम 60% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 600, और इसका जब हम यानी कि आपका वो निकालें 65%, 600 का 65% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, 390। इनको क्या करेंगे? टोटल को ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल कैंडिडेट यानी कि टोटल कुल उम्मीदवार कितने फेल हुए, इसमें कुल संख्या का प्रतिशत बताना है हमको। तो ये हो जाएगा आपका 990। कितना हो जाएगा? 990। ठीक है। ये इतने फेल हुए हैं,
अब इसका परसेंटेज बताना है, तो टोटल कितने कैंडिडेट फेल हुए, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, तो टोटल 1600 हुए, 1600 कैंडिडेट टोटल हुए और उनमें से 990 फेल हो गए, तो इनका परसेंटेज निकाल देंगे। तो गुणा 100 ये कट जा, 16 छिकिम 96, तो 6 से कटने वाला यानी कि 6 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। पूरा काट लेते हैं, 6 कम यानी कि 6 16 छिकिम 96, कितना बचा आपका, ये बचा 3, 16 कम 16 और 0.88, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। तो देखिए, लड़का आदमी बच्चा, तो जो लड़के का संबंध है वो आदमी से है और जो बच्चे का संबंध है वो किससे होगा। देखिए, लड़के से क्या बनेगा, आदमी, यानी कि जो बॉय होगा जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा, वो मैन बनेगा, यानी कि आदमी बनेगा। इसी प्रकार जब बच्चा यानी कि चिल्ड्रन ये जब बड़ा होगा तो ये क्या बनेगा, यानी कि इसकी अगली स्टेज क्या होगी, ये वयस्क होगा, यानी कि आपका जवान होगा, ठीक है, तो वयस्क, ठीक है, तो वयस्क इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन से भी हम इसको निकाल सकते थे, क्योंकि शिशु बनने का नहीं, शिशु छोटा हो जाएगा, उससे भी महिला नहीं बन सकता, लड़की नहीं बन सकता, ये जरूरी नहीं है कि कौन बने, क्योंकि बच्चे की बात की है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। क्या बनेगा, सिर्फ वयस्क बनेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वयस्क बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी। देखिए, मुगल काल में एक पुस्तक लिखी गई, यानी कि जिसने मुगल काल के इतिहास को दर्शाया है, उस पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा। तो इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरे को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसने कहा है कि एक घन है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, देखिए ये एक कोई घन है, घन की एक फलक ही लेते हैं हम, 10 10, ठीक है, तो ये 10 हुआ। अब इसने कहा है कि इसके साथ में 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर वाला एक और घन हमने इसके साथ में जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक घन और जोड़ दिया हमने जिसकी लेंथ कितनी है, 10 है, तो ये भी 10 का हुआ, ठीक है। अब देखिए, ये भी 10 हुआ, यहाँ से भी 10 हुआ। अब ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी 20, क्योंकि 10 इसकी और 10 इसकी, लेकिन ये 10 ही रहेगी। अब ये क्या बन गया, घनाभ, क्या बन गया, घनाभ। अब हमको बताना है कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से बन गया। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू LB कितना हो जाएगा, 10 दूनी यानी कि 20 यानी कि 200 प्लस ये यानी कि LB BH ये भी 200 प्लस HL ये कितना हो जाएगा, इसकी जो दूसरी भुजा होगी 10, ठीक है, 10 दाम 100, तो ये 200 200 400 और 100 500, 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कहा है कि 500 व्यक्ति एक घनाभकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, तो व्यक्ति कितने हैं टोटल, 500, ठीक है। 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक तालाब है, तो तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 80 और 50, ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 8 पंजे 40 यानी कि 400। यदि एक व्यक्ति द्वारा स्थापित यानी कि जो विस्थापित किया गया पानी का औसत आयतन है वो कितना है, 0.04 है, तो 500 व्यक्तियों द्वारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा 20 मीटर क्यूब। तो तालाब के जलस्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करनी है, तो तालाब के जलस्तर में कितनी वृद्धि हुई होगी, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वृद्धि निकाल लेंगे, क्योंकि ये टोटल तालाब है और इतनी वृद्धि हुई है 20 की, इसमें ऐड करके तो कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई की वृद्धि हमको निकालनी है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि किसी व्यक्ति ने
एक लड़के से पूछा, किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा कि मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक हो, यानी कि 4 से अधिक हो, ठीक है, लेकिन 9 से कम हो, 9 से कम हो। इसके बाद उसने कहा कि इसके अलावा वह 7 से अधिक हो, तो 5 6 7, इससे भी अधिक हो लेकिन 11 से कम हो, तो 9 10 11, तो 7 इनके बीच में क्या पड़ेगा, 8 संख्या पड़ेगी। 7 और 9 इसके बीच में कितनी संख्या, 8 है, तो 8 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 10 में कहा है कि सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताए जिससे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की जिसने, ठीक है। तो देखिए यूएसएसआर है जो आपका, ये जैसे कह देते हैं कि हम अखंड भारत, क्या अखंड भारत, जिसमें अखंड भारत में कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये आसपास की जितनी भी कंट्री थी पहले क्या थी, भारत में ही मिली हुई थी, जिनको अखंड भारत कहा जाता था। लेकिन इन्होंने अपने स्वतंत्र देश बना लिए, अपने स्वतंत्र देश बना लिए अलग अलग। इसी प्रकार से यूएसएसआर यानी कि रूस की बात की गई है, रूस भी क्या था, एक यानी कि अखंड था, ठीक है। तो उसके कुछ टुकड़े हुए, कुछ देशों ने अपनी अलग अलग स्वतंत्रता मांगी। तो सबसे पहले स्वतंत्रता मांगने वाला कौन सा देश था रूस से, तो ये था आपका लुथियानिया। तो लुथियानिया इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब हम डाटा यानी कि कंप्यूटर डाटा में किसको प्रोग्राम देते हैं, जब हम कंप्यूटर को, तो वो किस भाषा में दिया जाता है, वो दिया जाता है बाइनरी भाषा में। तो बाइनरी भाषा में उसको हम प्रोग्राम देते हैं। और बाइनरी भाषा कौन सी होती है आपकी, 0 1 0 1 1 0 ऐसे, ये होती है बाइनरी भाषा, ठीक है। तो बाइनरी भाषा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित हुई, यानी कितने परसेंट संकुचित हुई, कब, जब ग्लोबल वार्मिंग हुई। और ये डाटा है आपका 2020 यानी कि 1961 से 2010 के बीच का। तो जब ग्लोबल वार्मिंग में यानी कि देखने को ग्लोबल वार्मिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग आपका जब एक नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हो जाता है, किसी जगह का नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो इस समय 1961 से 2010 के बीच जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कम हुई थी, यानी कि संकुचित हुई थी। वो कितनी हुई थी, 31%। तो 31% इसका राइट आंसर रहेगा। ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। देखिए ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर ली जाए तो भारत का कौन सा है, तो यह है भारत रत्न। तो भारत रत्न इसका राइट आंसर है, नहीं सॉरी, भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी प्रकार जायद पदक किस देश का है, तो यह है आपका यूएई। तो यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कब, 2019 में, ठीक है। तो 2019 इसका राइट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 यूएई। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देखिए 169 में इनके 1969 में कितने देशों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये कितने देशों का किया गया था, 14 देशों का। यानी कि ये बैंक को राष्ट्रीयकृत करके इनको केंद्रीय बैंक, यानी कि जो आपका केंद्रीय बैंक है वो तो आरआरबी है, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको, पर इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया गया और 14 बैंक उसमें राष्ट्रीयकृत किए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए हैं, बताइए कि प्रश्न संबंध में कौन सा तर्क पुष्टि करता है। तो क्या संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, किसकी बात की गई, ज्वाइंट फैमिली की, एकल परिवार से बेहतर है। तो देखिए कि हाँ, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है, यानी कि एक परिवार में यदि 10 मेंबर हैं, ठीक है, तो उसमें सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी, यानी कि 10 जने हैं तो सुरक्षा अच्छी खासी रहेगी। लेकिन और काम का भार भी बढ़ जाएगा,
बिल्कुल सही है, यानी कि जहां एक आदमी करेगा वहां 10 करेंगे तो काम बहुत जल्दी खत्म होगा और बंट भी जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सत्य हुई। अब नेक्स्ट, नहीं एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती, यानी कि जब आपका यानी कि एकल परिवार होता है उसमें क्या होता है, स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती और कोई व्यवधान नहीं होता। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएनडीपी की इसको फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमेशा इसमें प्रोजेक्ट में कंफ्यूज रहता है, पर प्रोग्राम इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था। देखिए चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन में क्या था कि ये आपके जो इसके यानी कि चिपको आंदोलन को चला रहे थे, इसके जो मतलब हेड थे वो कौन थे, आपके विजय बहुगुणा। तो कौन थी, विजय बहुगुणा। ठीक है, तो विजय बहुगुणा द्वारा ये चलाया गया था। और इसमें क्या है कि जो वहां की जनजाति थी वो पेड़ और पौधों को यानी कि पेड़ और वनों को कटने से बचा रही थी, क्योंकि यानी कि सरकार के आदेश के अनुसार पेड़ों को काटना वहां पर क्या है, एक योजना बनाई थी, जिस कारण वहां की जनजाति थी उन्होंने पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो पेड़ से चिपक के वे खड़े हो गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर आपका b टेन थीटा। तो इसने कहा है कि ए एक्स यानी कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, ये किस वर्ष की थी। तो देखिए जो किंग जॉर्ज तृतीय थे उन्होंने एक मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, तो ये कब की गई थी, 1800 में। तो 1800 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, 1800 इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात कर लीजिए 1774 में। तो 1774 में कोलकाता में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में 1774 में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि किसी कूट भाषा में आर को 9 लिखा जाता है, सी को 24 और ई को 22। देखिए आर को क्या लिखा गया, आर को लिखा गया 9 और सी को क्या लिखा गया 24 और ई को क्या लिखा गया, ई को लिखा गया 22। ठीक है, तो देखिए जो इनकी रियल वैल्यू होती है, जैसे आर की जो रियल प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर की 18 होगी और सी की कितनी होगी, तो सी की होगी 3 और इसी प्रकार ई की कितनी होगी, जो रियल वैल्यू होगी वो होगी आपकी कितनी, ये 5। ठीक है, अब हमको देखना है कि जैसे ये आर है इसकी रियल वैल्यू और जो अभी दी गई वैल्यू है इनका जो टोटल सम है वो कितना है 27, इनका भी 27 और इनका भी 27। अब इसने कहा है कि आर ई सी आई टी ई इसका हमको मान बताना है। तो देखिए आर पे कितना आ जाएगा, आर पे आ जाएगा 9, ई पे कितना आएगा 22, ई पे कितना आएगा 22, सी पर कितना आएगा, तो सी पर आएगा आपका 24। तो ये आ गया यानी कि 92,224। फिर आई की बात कर ली जाए तो आई की जो रियल वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 और 9 में हम कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 9 में जोड़ेंगे 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। इसी प्रकार टी टी कितने पर होता है 20 पर और 20 में कितना जोड़े कि यानी कि 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 7। ठीक है, और ई पर कितना होता है, ई की दे रखी है इसने 22,
तो 22। तो ये इसकी जो परफेक्ट यानी कि वैल्यू बनेगी ये होगी। तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि 187 187। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। छात्रों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य हमको निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमको एक टेबल बनानी होगी। देखिए, अब इसने कहा है कि यानी कि 15 छात्र 3, 16 की 8, इसी प्रकार 17, 10, 18, 10, 19, 5, 20 कितना हो जाएगा आपका 4। तो अब ये हुई x और ये हुआ f। अब हमको निकालना है fx। तो देखिए 15 तिया 45, 16 अट्ठे 128, 17 धाम 170 और 18 धाम 180 और 19 पंजे 95 और 20 चौक 80। देखिए इनको जोड़ना है, 5 और 5 10 और 8 18, ये हो जाएगा 8। तो 4 और 1 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 8 20, 20 और 9 39, सॉरी 22 8 30 और 9 39। ठीक है, 9 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, ये आ जाएगा 698। तो जब हम 698 को भाग देंगे किससे? इसके टोटल से, ये क्या होता है n। तो n कितना हो जाएगा? देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है fx अपॉन fx का सम, यानी कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा n। सिग्मा का मतलब क्या होता है? इनका योग। ठीक है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा m। तो सिग्मा fx कितना आया? ये आपको 698 और सिग्मा n निकाल लेंगे, यानी कि 8 और 3 11, 11 और 20 कितना हो जाएगा आपका 31, 31 9 कितना हो जाएगा 40। जब हम इसको 40 से भाग देंगे तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 20, 4 पंजे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 17.45। तो 17.45 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 9 12 15 इनका क्या लेना है? आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना जाएगा? यानी कि यह आ जाएगा 15 छिक्की 90, 900। ठीक है, सही निकालने का तरीका क्या है? जैसे हमने 6 9 12 और 15 ये लिया, ठीक है 15 लिया। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब इसमें क्या आ गया 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 तिया ठीक है 90। अब इसने कहा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, इसमें सिर्फ बात की गई 3 अंकों की। तो 3 अंकों की कौन सी होगी? 900। वैसे एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आ जाएगा तो 180, पर 180 तो आ जाएगा, लेकिन हमको 3 अंकों के लेनी है क्योंकि 180 ठीक है ये छोटा हो जाएगा। और उसमें कहा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, सबसे छोटी से छोटी कितनी होगी 180 और बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी 900। तो 900 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ली जाए तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध जलियांवाला बाग जो घटना है ये कब हुई थी? यानी कि जब यानी कि स्वतंत्र सेनानियों द्वारा एक सभा की जा रही थी, यानी कि जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो ये जल्दी नामक एक व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया था बाग। ठीक है, तो इसमें एक सभा हो रही थी और जनरल और डायर ने क्या किया, इसमें अपने सैनिकों को भेजकर इन पर क्या है गोलियां बरसा दी। ठीक है, तो इसमें काफी मौतें हुई थी, इनके काफी यानी कि जो शहीद हुए थे स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर है? अमृतसर में। और ये घटना कब हुई थी? 19 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अमृतसर इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है? जब आप किसी बंद कुंडली को विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें क्या होगा? धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगी? धारा उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, तो वो किस पर आधारित है? वो सिर्फ जनरेटर पर आधारित है, क्योंकि जनरेटर क्या करता है? एक मोटर को घुमाता है, जो मोटर लगी हुई होती है और उसमें क्या है? चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की माप इकाई होती है। देखिए कोशिका की जो ऊर्जा की इकाई होती है, मेन क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की ऊर्जा की इकाई किसे कहा जाता है, यानी कि एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, एटीपी को। तो एटीपी इसका राइट आंसर रहेगा। अब एटीपी की फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो एटीपी की फुल फॉर्म काफी एग्जाम में, यानी कि खासकर रेलवे में ये पूछी जाती है, क्योंकि दोस्तों रेलवे का हमेशा बायोलॉजी और साइंस तो स्पेशल रहा ही है, पर आप मैथ रीजनिंग भी जरूर करें, ठीक है। जीके पर इतना खास फोकस नहीं रहता रेलवे का, पर ज्यादातर साइंस मैथ रीजनिंग पर ही रहता है। तो एटीपी की फुल फॉर्म की बात कर लीजिए तो एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, एटीपी। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 26। देखिए 26 क्वेश्चन की बात की गई, इसने कहा है कि दी गई आकृति DEBC यदि AD बराबर x के है और DB बराबर x माइनस 2 है और AE बराबर x प्लस 2 है और EC बराबर x माइनस 2 है। देखिए AD बराबर कितना दिया है, ये दिया है इसने x यहाँ पर, और इसके बाद इसने दिया है कि DB बराबर कितना दिया है, ये x माइनस 2, ये कितना दिया है x माइनस 2, ठीक है, ये x माइनस 2 दिया है। इसके बाद AE, तो AE कितना दिया है, ये दिया है x प्लस 2, तो x प्लस 2 ये दिया है, और EC बराबर कितना दिया है, ये दिया है आपका x माइनस 1, तो ये कितना दिया है x माइनस 1। तो अब हमको x का मान बताना है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज है जो आपके क्या है, समरूप है, ठीक है, देखने में क्या है, समरूप है ये। तो इसमें इसको सोल्व करने की जो थ्योरम होती है वो क्या होती है कि यानी AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है, समरूपता की क्या होती है, इनकी थ्योरम होती है। अब AD कितना है, AD बराबर दे रखे हमको x, कितना दिया है x, और DB बराबर कितना दिया है, तो DB बराबर दिया है x माइनस 2 बराबर, इसके बाद ये हो जाएगा आपका AE, तो AE कितना दिया है x प्लस 2 और EC कितना दिया है, तो EC दिया है x माइनस 1, तो ये कितना दिया है x माइनस 1, तो ये दिया है, इसको हमको सोल्व करना है। तो देखिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ये x माइनस 2 और ये x प्लस 2, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो एक्स स्क्वायर से क्या कटा, एक्स स्क्वायर कटा और माइनस से माइनस कटा, क्या बचा हमारे पास x बराबर 4, तो x बराबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा है कि कार बी से यानी कि दोगुनी तेज है। तो देखिए कार ए, एक तो ए हुई, एक बी हुई, एक सी हुई। इसने कहा है कि कार ए बी से दोगुनी है और कार बी सी से 3 गुनी है। यानी कि क्या है कि कार यदि यदि कार सी की जो गति है वो 1 है तो कार बी की गति कितनी होगी, 3 होगी, इस 3 गुनी। इसी प्रकार इसने कहा है कि कार ए कार बी से 2 गुना है, तो ये इसका 2 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 होगा। अब इसने कहा है कि कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है 60 है, ठीक है, तो जब हम 3 का निकाल लेंगे तो 3 से भाग देंगे, इसको कितना जाएगा 20, तो ये 20 मिनट में तय करेगा। इसी प्रकार ये कितने में करेगा, हम इसको निकालना चाहिए तो ये करेगा यानी कि 6/10 यानी कि 10 में, ठीक। तो हमको पूछा किसका है, सिर्फ हमको पूछा है बी का, तो बी कितने में करेगा 10 यानी सॉरी 20 मिनट में इसको तय करेगा, ठीक है, तो 20 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तो 20 मिनट ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं ये 28 आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन है। रेलवे के ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं। तो देखिए इसने कहा कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, 12 मीटर ऊंचा है। देखिए इसकी जो हाइट दी है, देखिए इस प्रकार इसमें चित्र भी दिया गया है, कभी इसमें चित्र नहीं दिया जाते। तो हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। देखिए यहाँ से ये ब्रेक हुआ ना, जहाँ से ये बताना है, यानी कि हमको इसकी और इसकी वैल्यू क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी। तो ये किस में होती है, सिर्फ साइन में, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो ये लंब बटे कर्ण हमको उसमें निकालना है। तो देखिए साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
ये दे रखा कितना है, देखिए ये कितना दिया है x, ये कितना दिया है x अपॉन ये कितना दिया है, यानी कि 12 माइनस एक्स, तो ये दिया है 12 माइनस एक्स दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन साइड की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2, ये कितनी है √3/2, और ये हो जाएगा x माइनस 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 12 √3 माइनस 12x बराबर, ये हो जाएगा आपका 2x के। ठीक है, ये किसके हो जाएगा, 2x के। अब ये हो जाएगा उधर जाकर, यानी कि ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 2 14, तो 12 √3 बराबर √3/2 लंबटे कर्ण, ये हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 14x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू इसमें जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हम, यानी कि इसने पूछा कि पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 माइनस √3 माइनस 36। ठीक है, तो 24 √3 माइनस 36 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक, ये एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि एलसीएम इसका निकालना है। तो देखिए, जब किसी भिन्न का हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, यानी कि अंश जो होता है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ये निकालते हैं हम। ठीक है, तो अंश का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम किसका लेना है, 2, 4, 8 और 10, तो ऐसी कौन सी संख्या जो इनसे कटेगी, वो है 40, तो ये आ जाएगा 40 बटे, नीचे क्या है इनका एलसीएम, ये 3 से कटेगा, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 5 15 और 3 से 21, तो 3 इसका क्या है एचसीएफ, तो 40/3 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखिए फुल फॉर्म से संबंधित किस, ये आपका दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है, सॉरी तीसरा, एक तो एटीपी भी मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी। ठीक है, तो देखिए JNNURM इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन यानी कि रिन्यूअल मिशन। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 31 में कहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में स्थापित किया जा सकता है, यानी कि आ सकता है। तो देखिए 2, 6, 18, 54, 2, 6, 18, 54, तो 2, 6, 18, 54, तो देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 54 की भी गुणा 3 में करनी होगी, तो 54 की जब हम गुणा करेंगे 3 में तो ये कितना आएगा 162, 54 तिया 162, तो 162 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का यानी कि पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है, पवन चक्की, तो पवन चक्की इसका राइट आंसर रहेगा। कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, तो ये क्या है, पवन चक्की पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 33 में कहा है कि एक संख्या का 1/4, तो एक संख्या है उसका 1/4 दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या कोई भी है, के 3/8 के बराबर है, 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाएगा। यदि पहली संख्या में क्या जोड़ा जाए, देखिए 4 दूनी 8, तो ए बराबर किसके आ जाएगा, 3b/2 के, तो 3b/2 के आ जाएगा। इसने कहा कि यदि पहली संख्या में कितना जोड़ा जाए, 30 जोड़ा जाए, तो पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाएगा, तो पहली संख्या निकालनी, यानी कि एक वैल्यू निकालनी हमको, उसमें जोड़ के, यानी कि ए में कितना जोड़ा 30, तो ये बी का 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी का 6 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके जो आएगा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 30, यानी कि 3, तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, इसमें a + 30 हमने जोड़ दिया और b का 6 गुना इसमें निकालना है, यानी कि a की वैल्यू रख के b का मान निकाल देना है। ठीक है, ये आप इसको सोल्व करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सन 2019 के बैंकॉक में आयोजित एशियन
बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये किसने जीता? पूजा रानी। तो पूजा रानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा कि हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्माण सहयोग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये कौन है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये NRSC इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहा है कि ये आपको श्रेणी दी गई, इसमें लुप्त पद की यानी कि पहचान करनी है। तो देखिए 4, 8, 16, 32। देखिए 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 दूनी कितना आएगा? तो इसमें देखिए दी गई श्रेणी में पद की यानी कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या आपको बतानी। अच्छा देखिए टोटल पदों की संख्या बतानी है इसमें। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या हमको बतानी है। देखिए यानी कि 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और 128 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 256 और 256 दूनी कितना हो जाएगा? 512। तो देखिए टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने इसमें? 8। तो 8 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से ये सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा है कि ये आपको दिया है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिंप्लीफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। किससे होता है? फॉर्मूला बेस्ड। तो देखिए ये ठीक है, तो ये है आपका 0.868 0.237। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 0.868 प्लस 0.736, नीचे है आपका ये। ठीक है, इसका मान हमको उसमें बताना है। तो देखिए फॉर्मूला किसका बनता है, फॉर्मूले की पहचान इसमें करनी है। तो देखिए यदि हम इसमें क्या करें कि ऊपर से 0.868 कॉमन ले लें। ठीक है, देखिए क्या लिया हमने कॉमन? 0.868 ये कॉमन लिया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 0.237 और इधर कितना बचा? 0.763। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 0.7 कॉमन आ रहा है। तो 0.7 कॉमन आया और बचा क्या हमारे पास? 0.936 प्लस 0.064। अब इनको ऐड कर देना है हमको। इनके 7 और 3 10 किसके पास लगा 1 और इनके 6 और 3 9 और 1 10 10 की 0 हासिल को लगा 1 और 7 और 2 9 और 1 10। यह जाएगा पॉइंट कितने के बाद है? 3 के, यानी कि इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 ही आ गई। ठीक है, तो इसका मान कितना है? 1। तो यानी कि 0.868 तो रहा जो का तो नीचे 0.7। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इनको जोड़कर क्या आएगा। तो इनको जोड़कर भी 1 ही आएगा। अब जब हम इसको यानी कि भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 124 यानी कि 1.24। तो 1.24 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए अब ये एक फुल फॉर्म और पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए एक ही आंसर की में यानी कि एक ही पेपर में 3 से 4 यानी कि फुल फॉर्म आपको पूछ ली गई है। तो इसमें पूछा है कि ये ऐसे की का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए ये इसकी फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, यानी कि ये बॉयज हुए और बॉयज का 15% गर्ल्स के 1/3 के बराबर है। तो कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात इसमें बताना है। तो देखिए B/G यानी कि बॉय और गर्ल्स का, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन ये 15 45। तो 5 से काटेंगे 5 नहीं 45 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो 20/9 क्या देगा? 20/9 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। तो जो रेट है वो कितनी है? 8% है।
ठीक है, साधारण ब्याज है। 5 वर्ष बाद उसने अवधि यानी कि इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, रवि द्वारा आधारित लिया गया मूलधन कितना था? तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना, 8% की रेट है, समय कितना है 5 वर्ष है, तो टोटल इसने जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है 6400 रुपये। ठीक है, तो 6400 रुपये इसने ब्याज दिया है। तो देखिए ये हो जाएगा 8 अठी 64 और 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको 16, 16 पर कटेगा 16 पंजे 80, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 16,000। तो 16,000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि भारत मानक समय यानी कि IST है जो, और जो GMT है, इसके बीच में कितने समय का अंतर है? तो ये कितने का 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है ये कहाँ से है? ये आपके यूपी के नैनी में यानी कि इलाहाबाद के नैनी में है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका यानी कि जिसका तीसरी भिन्न से वही संबंध है जो दूसरी भिन्न का पहली भिन्न से संबंधित है। देखिए 1/4 अनुपात 1/8, ठीक है, समानुपात 1/3 अनुपात 1 कितना होगा? तो देखिए 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, तो ये 3 दूनी कितना होना चाहिए 6। तो क्या 1/6 कहीं है? तो 1/6, 1/6 इसमें ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि लेंस की शक्ति का मात्रक बताना है। तो देखिए लेंस की जो शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है? तो ये होता है P/1/f के बराबर, P/1 यानी कि P बराबर 1/f के। तो यानी कि इसको डायोप्टर में किया जाता है, तो डायोप्टर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, डायोप्टर ये इसका राइट आंसर रहेगा। शक्ति यानी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि इनमें से किस वर्ष INC, ठीक है, के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में यानी कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1929 में। तो 1929 इसका राइट आंसर रहेगा। उस समय जो उसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी 1929 में, जिसमें यानी कि 8 ग्रह वाला एक तिरंगा यानी कि जो है वो रात के समय में फहराया गया था। तो 1929 इसका राइट यानी कि जब से ही यानी कि 26 जनवरी इसी दिन के रूप में मनाई जाती है। 26 जनवरी को इन्होंने रात को 8 ग्रह वाला तिरंगा फहराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये कितना है? 65%, यानी 65.46। तो 65.46 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है कि महिलाओं की साक्षरता है, यानी कि महिलाओं की साक्षरता का मतलब क्या हुआ कि महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी शिक्षित है, तो ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि अल्फा प्लस बीटा इसके यानी कि बहुपद है। ठीक है, ये आपको दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, के प्लस 4 के ऐसे कितने शून्यांक जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, तो के का धनात्मक मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमको निकालना है अल्फा और फिर निकालना है हमको बीटा। तो अल्फा का मान क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये कितना हो जाएगा के। इसी प्रकार इसका अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे ये हो जाएगा आपका 4 बटे के। ठीक है, तो ये कैसा होगा? माइनस को होगा। अब देखिए इनका स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना है? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये 4 चौक 16 अपॉन के स्क्वायर प्लस ये भी 16 अपॉन के स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? 24 के। हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो के स्क्वायर तो एलसीएम आ गया यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा? 16 32 अपॉन के स्क्वायर बराबर 24 के। तो के स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा आपका 32/24, तो 32/24 आ जाएगा। 2 से काटेंगे यानी कि 8 से काटेंगे हम इसको, के का धनात्मक मान इसमें निकालना है। ठीक है, तो 4 × 32 4 × 6 = 24 और ये आ जाएगा आपका 4 बटे एक सेकेंड
ये आ जाएगा आपका 24 हुआ, और 24 यानी कि 8 चौक 32, 8 दिया 24, और के स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका ये रूट यानी कि प्लस माइनस 2/√3, ठीक है, या 2/3, तो 2/3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में, तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियों की समय पर 250 किलोमीटर की दूरी स्थित दो स्टेशनों को चलना शुरू किया है। रेलगाड़ी किस स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी से मिलती है? इनकी चालों का अनुपात इसमें बताना है, ठीक है। देखिए, इसने कहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों के बीच, माना ये एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, ए और बी, इनके जो बीच की दूरी है 250 है। कितनी है? 250, ठीक है। रेलगाड़ियों के किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर द्वारा स्थापित, ठीक है, द्वारा एक दूसरे की ओर मिलती है। तो देखिए 130 चली एक, ए कितनी चली? 130 चली, तो बी कितनी चलेगी? तो बी 250 में से घटाएंगे हम, 250 में से 130 गया, कितना बचेगा? 120। तो बी कितनी चली? 120। हमको इनकी चालों का अनुपात, तो यही इनकी स्पीड है, यही कितनी है इनकी स्पीड है। तो S1 S2 इनका अनुपात क्या जाएगा? 13:20, 13:12 सॉरी, तो 13:12 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो ये थायरोक्सिन, ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इनके थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होता है उसके लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? आयोडीन। तो आयोडीन इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो थायरोक्सिन की, ये थायरोक्सिन क्वेश्चन है आपका 2024 ALP CBT एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये एग्जाम जो मेरा एग्जाम हुआ था ये मेरे भी आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कहा है कि 8000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ब्याज की गणना और वार्षिक तौर पर होती है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए 8000 रुपए की धनराशि है और 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 5% का मतलब हुआ यानी कि 100/5 हुआ, 5 से काटेंगे 20, तो 20 + 1 यानी कि 21, तो 21/20। इसका क्या है? इनके कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, 2 कर दिया, तो 8000 गुणा ये 21 441 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 400, तो 400 दूनी कितना हो जाएगा? 800, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सिर्फ हमको क्या बताना है? ब्याज की गणना बतानी है, इनके ब्याज, ठीक है। तो ये 400 दूनी 882, ठीक है, और जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 820, तो 820 इसका राइट आंसर रहने वाला है। सिर्फ इसमें क्या बताना है हमको? ब्याज की गणना बतानी है। चाहे तो हम इसको यहीं से निकाल देंगे, इनके 1 रुपए का ब्याज मिलता है कितने पर? 20 पर, तो 8000 पर कितने का मिलेगा? तो 8000 की इसमें गुणा कर देंगे तो 2 चौक 8 जाएगा, ठीक है, तो 41 420 81, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इसको जैसे कि हमको 5% का ब्याज मिला, कितने पर? ये मिला 100 पर ब्याज मिला, ठीक है, तो 5 से काटेंगे 20, तो 21 बटे ये आ गया, सॉरी 20, 21/20। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा? 441, और ये कितना जाएगा? 2 दूनी 4, जब इसमें से एक में से घटाएंगे तो ये कितना जाएगा? 41, यानी कि 41 रुपए का ब्याज है जो 400 रुपए पर मिल रहा है, ठीक है। तो और 8000 पर कितने का मिलेगा? तो 8000 से 4 यानी कि 20 पर कटेगा ये, तो 41 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 82, तो 820 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे रेलवे के एग्जाम में। और बात करी जाए RRB ग्रुप डी की, तो RRB ग्रुप डी के लिए भी हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की आंसर की सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, आप इसको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।